हेपेटाइटिस दिवस (WHD) हर साल 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यकृत की सूजन जो गंभीर यकृत रोग और हेपेटोसेलुलर कैंसर का कारण बन सकती है। यह दिन हेपेटाइटिस की स्थिति जानने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके उपचार के बारे में प्रचार करने का एक अवसर है। आइए इस खास दिन के मौके पर मिलते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित अग्रवाल से हमारे इस खास पेशकश में। हेपेटाइटिस का अगर मैं हिंदी में अनुवाद आपको बताऊं, इसका मतलब होता है लीवर में सूजन। लीवर में सूजन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे सबसे कॉमन कारण होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल, जैसे शराब की वजह से लीवर में स्वेलिंग आती है, दवाइयों से स्वेलिंग आती है, वायरल इन्फेक्शन से स्वेलिंग आती है, और ऐसे कई अनगिनत कारण हैं जो बहुत कॉमन नहीं देखे जाते हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कुछ समय के लिए होती है, जैसे एक्यूट इन्फेक्शन, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गई, जो आते हैं कुछ समय रहते हैं, मरीज को जॉन्डिस से पीलिया के लक्षण आते हैं और वो चले जाते हैं। बट कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हो गया, जिसपे स्पेशली उन्हीं को फोकस करते हुए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डी को लाया गया है, कंसेप्ट लाया गया है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो बीमारियां होती है ये क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं, जो आ जाती है तो शरीर में रहती है, सालों साल लीवर में रहती है, लीवर को धीरे धीरे डैमेज करती है। कुछ सालों बाद लीवर को में सिरोसिस हो जाती है। सिरोसिस का मतलब होता है लीवर का सडन लीवर के काम करने की क्षमता कम हो जाना, और लीवर फिर फेल हो जाता है, फिर ट्रांसप्लांट की नौबत आना और लीवर में कैंसर होने की भी संभावना हो जाती है। तो इसमें भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन जो कुछ समय रहता है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन जो लंबे समय तक लीवर को डैमेज करता है। सर, जैसे वायरसेस की बात कीजिए तो हेपेटाइटिस के वायरस के कौन कौन से प्रकार होते हैं? हेपेटाइटिस जो मुख्य रूप से हम देखते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा है, हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं ये नॉर्मली हम इसे वाटर बॉर्न और फूड बॉर्न बोलते हैं। इसमें ये खराब खाने से या पानी से इन्फेक्शन होता है, कुछ समय तक रहते हैं और 99% केसेस में इम्प्रूव हो जाते हैं। 1% केस में थोड़ा लीवर को ज़्यादा डैमेज करके लीवर फेल कर सकते हैं और ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी जो रहते हैं ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये लंबे समय तक लीवर में रहते हैं और लीवर को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, जैसे एप्स्टीन-बार वायरस, CMV वायरस, ऐसे बहुत रेयर वायरसेस होते हैं जो नॉर्मली देखे नहीं जाते, तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही उन्हें पाया जाता है और उन्हें इनका इलाज किया जाता है। सर, अगर हम वायरस की बात कीजिए हेपेटाइटिस के, तो कौन सा वायरस जो बहुत घातक साबित होता है? ये वायरस तो सभी घातक हो सकते हैं। कौन सा वायरस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके एरिया में कौन सा वायरस ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। अगर मैं ये बात करूँ हमारे एरिया की, तो हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू हेपेटाइटिस सी। अगर मैं रेशो की बात करूँ तो ये बोल सकते हैं, अगर हम 50 या 40% पेशेंट्स अगर देख रहे हैं हेपेटाइटिस बी के, तो उसमें से एक पेशेंट पे हम हेपेटाइटिस सी का देखते हैं। इतना रेशो वेरिएबल है। नॉर्थ में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन होता है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। दोनों ही वायरस घातक हो सकते हैं और लीवर को डैमेज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इससे पकड़ में आना बहुत ज़रूरी होता है। जितना जल्दी ये पकड़ में आए उसका इलाज कर सकते हैं, और इलाज करने से जो फ्यूचर में लीवर डैमेज होने की जो प्रक्रिया होती है उसे स्टॉप कर सकते हैं और लीवर को डैमेज होने से रोक सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द एम, कि उसको जल्दी पकड़ो और उसे ट्रीट करो। सेकेंड, वैक्सीन पे फोकस करना चाहिए। वैक्सीन अगर हो जाए तो उसमें काफ़ी तक उसे हम रोक सकते हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस बी। सर, अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक कॉमन सी ये है, बहुत लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। अल्कोहल हेपेटाइटिस जो होता है ये मरीज के लिए कितना घातक है? देखिए, जैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, मैं कई सालों से इसको बोलते आ रहा हूँ, और जब भी हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की बात करते हैं, अल्कोहल की कभी बात होती नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अल्कोहल बहुत मुख्य कारण है। अगर मैं बी और सी की कंपेयर करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न इज अल्कोहल। तो डेफिनेटली अल्कोहल जो करता है, डैमेज करता है लीवर को, और काफ़ी पेशेंट्स बिकॉज जिनको एडिक्शन होता है वो लीवर को वो छोड़ नहीं पाते हैं, और अल्टीमेटली फिर लीवर फेल हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, ट्रांसप्लांट की नौबत आती है। और हर पेशेंट ट्रांसप्लांट करा नहीं सकता, इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे महंगा काम होता है, लीवर ऑर्गन मिल नहीं पाता, तो फिर वो अल्टीमेटली वो डेथ उसका अंत होता है। तो इसलिए इसमें अल्कोहल पे रोकथाम, अल्कोहल को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझना पड़ेगा कि अल्कोहल के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जब तक लोगों को ये बात नहीं समझेगी कि क्या इसके क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक करने के, तब तक उस पर ये रोकथाम बहुत मुश्किल है। तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। सर अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो पीलिया की बात करना काफ़ी आवश्यक है। तो पीलिया हो जाता है पेशेंट को, तो एक बिलिरुबिन की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो क्या ऐसा एक लेवल होना चाहिए कि इतना बिलिरुबिन शरीर में है तो आपको पीलिया? देखिए, अगर मैं गाइडलाइन की बात करूँ, स्टैंडर्ड गाइडलाइन तो 1.5 मिलीग्राम के ऊपर जब जाता है 1.5 मिलीग्राम के ऊपर, तो हम उसको जॉन्डिस बोलते हैं। बट जॉन्डिस की एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पीलिया हमारे लिए बिलिरुबिन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसको साथ में पूरा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें लीवर के कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो सब चीज़ों को कोरिलेट करना पड़ता है अल्ट्रासाउंड से। इनकी जो क्या कंप्लेंट लेके हैं, कब से चला आ रहा है, बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ जॉन्डिस ऐसे भी होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम होते हैं, काफ़ी पेशेंट्स होते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखा जाता है, जैसे कि 4 to 6% का प्रिवेलेंस है उसका इंडिया में। इसमें हर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहता है और वो 6 तक रह सकता है, 6 के ऊपर नॉर्मली जाता नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो जिनको बचपन से जॉन्डिस चला आ रहा है और वो नॉर्मल रहता है, लीवर नॉर्मल रहता है, बस एक जो बिलिरुबिन बनने की प्रक्रिया होती है, इसमें प्रोसेस में एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और उस वजह से ऐसा ये बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बॉडी में ये बना हुआ रहता है, उसका हाई लेवल बना हुआ रहता है, उससे नुकसान नहीं होता। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको सिकल सेल, अपने यहाँ सिकल सेल भी हमारे रीजन में काफ़ी कॉमन है, तो उनको भी जॉन्डिस बना हुआ रहता है। तो उसके रीजंस होते हैं जैसे कि ब्लड सेल्स फटते हैं तो उससे बिलिरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लीवर में भी बहुत स्वेलिंग आती है, जैसे बहुत सारे अनगिनत कारण हैं। तो ये एक स्पेसिफिक बिलिरुबिन बढ़ा होने को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उससे कोरिलेट करते हैं सोनोग्राफी से, बाकी एंजाइम लेवल से, और उससे हम किसी पर्टिकुलर डायग्नोसिस को खोज के उसका इलाज करते हैं। सर अगर हम लक्षण की बात करें तो हेपेटाइटिस शरीर में प्रवेश कर चुका है, हेपेटाइटिस से कोई व्यक्ति ग्रसित है, क्या लक्षण पाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति? ये अगेन हेपेटाइटिस एक्यूट है या क्रॉनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी एक्यूट की बात करें तो नॉर्मली हम काफ़ी बार देखते हैं कि ख़राब पानी और फूड की वजह से हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को नॉजिया होगा, जी मचलाएगा, उल्टी जैसा लगेगा, वीकनेस आ जाएगी, एकदम बिल्कुल चलने फिरने के लायक नहीं रहते हैं, कमजोरी आ जाती है, पेट में दर्द होता है और आँखों और पेशाब में पीलापन का दिखाई देता है। तो ये अर्ली लक्षण होते हैं, जिसको एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस की जब मैं बात करता हूँ तो नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से हेपेटाइटिस बी और सी के लक्षण जो रहते हैं ये इस टाइम जब बहुत लीवर डैमेज हो चुका हो तो तभी दिखाई देते हैं। पैरों में सूजन आना, आँखों में पीलापन आना, कमजोरी होना, चेहरे पर कालापन आना, एल्बुमिन लेवल लो हो जाना, खून में पतलापन आना, लाल चिट्टे पड़ना, ये लक्षण होते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस के। पेट में खुश हो जाना, पेट में पानी आना, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो गया है, लीवर के काम करने की शक्ति कम हो चुकी है और उस वजह से लीवर पेशेंट को सिरोसिस हो गया है। तो ये जो लक्षण आते हैं ये अच्छे नहीं होते, इनका मतलब होता है कि पेशेंट को सिरोसिस होने की संभावना रहती है। सर अगर हम कारण की बात करें तो किन किन कारणों से हेपेटाइटिस ये रोग या हेपेटाइटिस से ग्रसित होते हैं पेशेंट? कारणों से अगर बात करूँ, ये डिपेंड करता है कौन से टाइप का वायरस है। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई की मैं जब बात करता हूँ तो फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न बोलते हैं, जिसमें लीवर में खराब खाने से, जैसे इन्फेक्टेड वाटर या फूड की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी और सी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि ब्लड जब चढ़ाया जाता है, ब्लड प्रोडक्ट से चढ़ाए जाते हैं। फॉर्चुनेटली टेस्टिंग अभी बहुत अच्छी हो गई है तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इन्फेक्टेड सिरिंजेस यूज़ करने से, नीडल्स यूज़ करने से, हीमोडायलिसिस, अनप्रोटेक्टेड अननेचुरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। माँ से बच्चों को हो सकता है कि माँ इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी या सी से बच्चों को होने की संभावना रहती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, स्पेशली जब इन्फेक्टेड कोई फूड जब बॉडी में डायरेक्टली ब्लड हमारे ब्लड के सेल्स में जाता है, नसों में जाता है, तो उससे होने की संभावना होता है। सर निदान की अगर हम बात करें तो डायग्नोस की अगर हम बात करें तो ये कैसे इसका निदान होता है? बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जो उनके एक टेस्ट जो होती है तो 1 से 2 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाती है। बहुत कॉमनली अवेलेबल टेस्ट है जो इनसे पता चल जाता है। तो नॉर्मली हेपेटाइटिस बी और सी के लिए क्योंकि एक मरीज से दूसरे मरीज को हो सकता है, तो जब भी हम पेशेंट का ऑपरेशन प्लान करते हैं
जब भी किसी को मरीज़ ब्लड डोनेट करने जाता है, जब भी प्रेगनेंसी के टाइम समय, इस टाइम पे काफ़ी मरीजों सभी मरीज़ों की जांच की जाती है और काफ़ी मरीज़ हम जब देखते हैं तो इसी टाइम पे डायग्नोज होते हैं, इंसिडेंटल डायग्नोसिस। जैसे पता ना सालों तक वायरस बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, पता नहीं चलता है और जब अल्टीमेटली लीवर बहुत डैमेज हो चुका होता है, जब उसके लक्षण दिखाई देते तब पता चलता है। तो फॉर्चुनेटली ये अर्ली टेस्टिंग से और ये जो जिस टाइम से हम टेस्ट करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस होती है और ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। उपाय और रोकथाम संबंध में अगर हम बात करें तो क्या इसके ऊपर उपाय हो सकते हैं, क्या रोकथाम हो सकती है? मैं अभी हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बताऊंगा कि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं। रोकथाम के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी के लिए, अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी के लिए अवेलेबल नहीं है। बी के लिए अच्छे इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं जो अभी हमारे जो इंडियन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी 2008 में ये हो गया था, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम आ गया है। तो भी जब जैसे बच्चे पैदा होते हैं सभी को लगाया रहता है, तो उससे वैक्सीनेशन से काफ़ी हद तक इसका इंसिडेंस अभी कम हो रहा है, प्रेवलेंस भी कम हो रहा है। हेपेटाइटिस सी के लिए फिलहाल अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जल्दी हो सकता है कुछ सालों में वैक्सीन उसके लिए भी अवेलेबल हो। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इनके लिए अभी जैसे काफ़ी अच्छा पिछले 10 सालों में इसमें बहुत रिसर्च हुई है, जिसमें पहले जो महंगे और कॉस्टली इंजेक्शन लगाए जाते थे स्पेशली हेपेटाइटिस सी के लिए, तो अभी टैबलेट फॉर्म में आ गए जो 3 से 6 महीने देने से काफ़ी हद तक वो वायरस को कंट्रोल में किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में हेपेटाइटिस बी में स्पेशली सालों साल एक टैबलेट होता है जो लेना पड़ता है, जिससे भी काफ़ी हद तक वायरस कंट्रोल में रह सकता है। जो दर्शक, जो देशवासी आपको अभी देख रहे हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है कि अगर जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लिया हुआ है तो वैक्सीनेशन करवा लें, जिससे आगे फ्यूचर में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होने से रोकथाम कर सकते हैं, बच सकते हैं। सेकंड, हेपेटाइटिस सी के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ध्यान रखें कि शेयर्ड ब्लेड्स, शेयर रेजर्स, स्पेशली टॉवल्स वगैरह कुछ कॉमन प्लेसेस पे यूज़ ना करें और स्पेशली कॉशियस रहें। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी खाएं तो हेल्दी फूड खाएं, बाहर स्टेल फूड और खरा ऐसा लगे फूड इन्फेक्टेड है तो वो ना खाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम उससे बच सके वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसका ट्रीटमेंट और क्योर होना काफ़ी हद तक जिस टाइप के क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करना इम्पॉर्टेंट है।